हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है क्राइम प्राइम पर। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1 सेकंड लगता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाजी मस्तान के बारे में। हाजी मस्तान के बारे में मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं आगे की कहानी कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हाजी के पहले वाले वीडियो में बताया था कि हाजी धीरे धीरे पैसों से मजबूत हो रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि सिर्फ पैसे से ही मैं मुंबई पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर मुझे कब्जा करना है तो मुझे बाहुबल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो बहुत परेशान रहता था। उसका मन करता था कि मैं सारे बाहुबलियों के साथ गठबंधन कर लूं, इससे मेरी मुंबई पर धाक जम जाएगी और सब मेरी इज्जत करेंगे और डरेंगे भी। इसी बीच उसने सोचा क्यों ना वरदराजन से दोस्ती की जाए। वरदराजन जो खुद तमिलनाडु का था। गौर करने वाली बात यह है कि हाजी भी तमिलनाडु का था, वरदराजन भी तमिलनाडु का था। तो देखा जाए जो मुंबई का स्टार्टिंग अंडरवर्ल्ड है ना, जो स्टार्टिंग वाला, उस पे साउथ के लोगों का काफी दबदबा रहा है भाई। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत साउथ के लोगों ने की है। साउथ और अफगान मान सकते हो, क्योंकि करीम लाला तो अफगानिस्तान से था। तो साउथ और अफगान का मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहले स्टार्टिंग में काफी इन्फ्लुएंस था। बाद में तो बिल्कुल खत्म हो गया। बाद में तो टोटल महाराष्ट्रियन ने ही मुंबई पे गुंडई की है। कुछ बहुत पहले की है, 1940s के आसपास की, जब हाजी पोर्ट पे कुली था और अपना जीवन का गुजर बसर करने के लिए बहुत मेहनत करता था, कंधे पे सामान ढोता था। वहीं पर दूसरी तरफ विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर एक और तमिलनाडु कुली था जिसका नाम था वरदराजन मुदियालर। तो वरदराजन भी उस समय कुली था, हाजी भी उस समय कुली था। लेकिन इन दोनों को कहाँ पता था कि इन दोनों की समय के साथ किस्मत बदलने वाली है। दोनों बेशुमार दौलत और बेशुमार पावर के साथ खेलेंगे आने वाले समय पे। वरदराजन मुदलियार का जन्म तमिलनाडु के एक बहुत छोटे से कस्बे वेल्लोर में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत मेहनती था। 1926 में उसने चेन्नई में माउंट रोड पर स्थित एक फोटोग्राफी स्टूडियो में एज अ नौकर ज्वाइन किया और वहां पर थोड़ी सी तनख्वाह में काम करता था। लेकिन उसे पता था कि इतनी तनख्वाह में और चेन्नई में रहकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर वो कुछ साल बाद मुंबई शिफ्ट हो जाता है, तब का बॉम्बे, और विक्टोरिया टर्मिनस में कुली की नौकरी करने लगता है। और बहुत मेहनती था भाई, वो बहुत मेहनती था, होशियार बहुत था। बिना पढ़े लिखे उसे इंग्लिश और तमिल दोनों आती थी, वो भी फर्राटेदार। तो बंदा होशियार था। तो कहते हैं कि मतलब वो दरिया दिल बहुत था, मतलब बहुत ज्यादा गरीबों की मदद करता था। दिन भर में जो भी कमाता था, और जब विक्टोरिया टर्मिनस के रास्ते से अपने घर लौटता था तो उसको जितना भी गरीब आदमी दिखता था, अपनी कमाई का आधे से ज्यादा गरीबों को खिला देता था। वो बहुत ज्यादा मशहूर है गरीबों के लिए काम करने के लिए, बहुत ज्यादा मशहूर है। तो मतलब रास्ते में जितने भी मिलते थे तो सबको खिला देता था। तो लोगों के मन में मतलब उसके लिए काफी इज्जत थी, रिस्पेक्ट, मतलब उसने लिटरली रिस्पेक्ट कमाई है। अगर अंडरवर्ल्ड में देखे ना, स्टार्टिंग अंडरवर्ल्ड में, तो वरदराजन ने रिस्पेक्ट कमाई है। वरदराजन बिस्मिल्लाह साहिब बाबा की 260 साल पुरानी मजार में डेली जाता था और वहीं पर पंगत लगवा के सबको खिलाता था। उसका मानना था कि वो इस मजार का रेडी है। जब वो बॉम्बे आया था तो उसका कहीं ठौर नहीं था और मजार में ही उसने अपने स्टार्टिंग के दिन व्यतीत किए थे। तो जीने से लेके मरने तक, जब तक वो मुंबई आया था, मुंबई से लेके उसके मरने तक, उसने जितना उसका कद बढ़ता गया, जितना उसके पास पैसा आता गया, पहले तो कुछ 50 लोगों को खिलाता था, फिर 100 लोगों को, और एक टाइम ऐसा आया कि डेली के 10,000 लोगों को वो खाना खिलाता था उस मजार में, जिससे वो लोगों का हीरो बन गया था। जब वरदराजन कुली था तो उसके कुछ कुली दोस्तों में, जानते हो ना, हर टाइप की सोसाइटी होती है, तो कुछ चोर उचक्के बदमाश भी थे। तो ये उनकी संगत में आ गया था। चोरी करना तो बहुत शातिर तरीके से सीख गया था उनके साथ रह के। लोगों की जेब मारना और पॉकेट मारना, छोटे छोटे क्राइम उसने शुरू कर दिए थे। क्योंकि क्या 10-15 रुपए की तनख्वाह में कुछ होता है, वो भी बॉम्बे जैसे शहर में उस टाइम पे, जो कि एकदम डेवलप हो रहा था। तो छोटे मोटे क्राइम तो उसने पहले ही शुरू कर दिए थे। फिर ऐसा होता है कि 1952 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तब स्टेट नहीं हुआ करते थे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं मोरारजी देसाई, तो वो नशे की चीजों में मतलब प्रतिबंध लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं। जैसे कि आपका दारू हो गई, शराब, अपना सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह। तो उसी का फायदा मोस्टली सारे अंडरवर्ल्ड डॉन को मिला। हाजी को भी उसी का फायदा मिला था और वरदराजन को भी उसी का फायदा मिला। उस टाइम पे वरदराजन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके जो दोस्त लोग रहते हैं ऑलरेडी, वो काफी शराब माफियाओं से घुले मिले रहते हैं, तो वरदराजन को मिलवा भी देते हैं। वरदराजन के बारे में कहते हैं कि ये बातूनी बहुत था, बातें बना के अपना काम निकाल लेता था।
तो ये बातें बहुत अच्छी कर लेता था, तो शराब माफियाओं का काफी चाहता बन गया था, क्योंकि उनका मानना था हमारा काम होना चाहिए, लोग बात करके काम करें, चाहे जैसे काम करें। पुलिस वगैरह से डीलिंग, नार्कोटिक्स, एक्साइज वालों से बहुत अच्छे से डील कर लेता था, वो सबको अपने साथ मिला लेता था। तो धीरे धीरे शराब माफियाओं में उसका कद बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे हिस्सेदार होने लगा। जैसे पहले नौकरों की तरह काम करना, कि दारू इधर से उधर स्मगल करना, फिर धीरे धीरे 5% का पार्टनर बन जाना, 10% का पार्टनर बन जाना, फिर धीरे धीरे खुद का ही काम शुरू कर देना। तो उसका कद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वरदराजन शराब के धंधे में बहुत स्टार्टिंग में ही घुस गया, जब ये धंधा ग्रो हो रहा था, तो इसलिए वो काफी आगे बढ़ पाया। मतलब कि कहते हैं कि उसके भट्टी से स्टार्टिंग में ही दिन की 120 लीटर शराब बनती थी, और उसने शराब बनाने के लिए एरिया भी बहुत अच्छा चुना था। उसने धारावी और एंटॉप हिल्स का एरिया चुना था। भाई धारावी वगैरह ऐसे स्लम एरियाज है, झुग्गी झोपड़ियां हैं भाई, इतनी पतली पतली रास्ता होती है ना, तो पुलिस को भी गश्त करने में उन एरिया में दिक्कत होती है, एक बाइक तक घुसना मुश्किल पड़ जाता है, तो पुलिस की गश्त वाली कार क्या घुसेगी। तो इसने इस चीज का फायदा उठाया। प्लस वहां पे गैर ब्राह्मण तमिल बहुत रहते थे, और तमिल वाले तो इसको मानते ही थे, क्योंकि ये खुद तमिल था। तो मोस्टली सब बेरोजगार, तो सबको अपने साथ लगा लेता था दारू के काम पे। सब कहते हैं कि एक एक घर में एक एक मतलब भट्टा खुला था दारू का, और हर घर में शराब बनवाता था ये और बिकवाता था। नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि पुलिस वगैरह आती थी तो लोग ऊपर से सीटी वीटी मार देते थे, तो सब ढक वक के सब चीज रफा दफा हो जाती थी, और मतलब कभी कोई पकड़ा नहीं जाता था, और पकड़ा भी जाता था तो पैसे वैसे देकर छुड़ा लेता था। तो इसने धारावी को, स्लम एरिया को मेन टारगेट किया, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन होती है ना, वो अनएम्प्लॉयड होती है, वो बहुत ज्यादा गरीब होती है, तो वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाती है। कि भाई उनके पास पैसा तो है नहीं, उनसे कह दो मर्डर करना है 10,000 में, तो वो उसमें भी तैयार हो जाएंगे। तो मर्डर तो करना नहीं था, करना क्या था, घर में कच्ची शराब बना के बेचनी है वरदराजन के थ्रू। तो सब तैयार हो गए थे। तो इसका नेटवर्क ना धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि स्लम एरिया वाले लोग बिल्कुल इसको भगवान की तरह देखने लगे थे कि हाँ, हम कहाँ अभी गरीब पड़े थे, मजदूरी कर रहे थे, ये आया, कहाँ हम दिन का 10 रुपए कमा रहे थे, कहाँ वरदराजन के थ्रू 50 रुपए कमाने लगे। तो सब लोग इसको भगवान मानने लगे थे। मतलब स्लम एरिया वाले तो बिल्कुल ही भगवान मानते थे। वरदराजन का काम देख देख के ना साउथ से काफी लोग बॉम्बे पे माइग्रेट करने लगे थे। जितना गरीब क्लास का लोग था, मतलब लोअर लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर, सब वरदराजन के मतलब विश्वास पे अपना साउथ से बॉम्बे पे माइग्रेट कर रहा था। मतलब अगर कहा जाए ना, धारावी जो आज एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, एशिया बिगेस्ट स्लम, उसमें वरदराजन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोर देन 60% पॉपुलेशन वरदराजन के भरोसे पे वहां आई थी, और लोग उसके भरोसे पे कुछ भी कर देते थे भाई। मतलब शिफ्ट होते चले जा रहे थे, बॉम्बे शिफ्ट होते चले जा रहे थे, और उसका नेटवर्क भी इतना तगड़ा कि वो सबको काम देता जा रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था। धीरे धीरे एक शराब माफिया से वो डॉन बनने के रास्ते पर चल चुका था। उसका मतलब उसका और उसकी गैंग का इतना प्रभाव होने लगा था उस टाइम पे कि मतलब मुंबई में नागरिकता दिलाना, उस टाइम आधार कार्ड वगैरह तो होते नहीं थे, राशन कार्ड बनवाना, अवैध बिजली कनेक्शन दिलवाना, पानी कनेक्शन दिलवाना, जुगाड़ से सब करवा देते थे। मतलब जो ये काम करवा रहा हो उस जमाने में, उसका कद कितना ऊंचा होगा। और उस टाइम की रिपोर्ट्स की माने तो इसका साल भर का शराब का धंधा 12 करोड़ का होता था। सोचो 1940s में 12 करोड़, मतलब कितना पावरफुल आदमी था ये पैसों से और बाहुबल से भी, क्योंकि इसके पास आदमी बहुत थे। और मोस्टली इसने रिक्शा चालक, ऑटो चालक को पकड़ रखा था। इन पर कोई शक भी नहीं करता था स्मगलिंग करने के लिए। अब आप ऑटो में सवारी बैठा के जा रहे हैं तो कितनी ही ऑटो की चेकिंग कर लोगे, कितने रिक्शे चेक करोगे। तो इसको ये सब फायदा था। और मतलब शराब के लिए जो कच्चा केमिकल वगैरह लगता है, महुआ एंड ऑल जो भी, तो वो ट्रक का जो पहिया होता है ना, उसके अंदर जो ट्यूब होता है, उसमें भर के मंगवाता था। मतलब दिमाग इतना तेज कि कहीं से पकड़ में ही नहीं आता था भाई। और लोग उसके भरोसे में बस आते चले जा रहे थे, आते चले जा रहे थे, और इसकी गैंग में भर्ती होते चले जा रहे थे। फिर एक किस्सा बहुत मशहूर है वरदराजन के बारे में, कि यूपी से एक फैमिली शिफ्ट हुई थी वहीं धारावी में, और ये लोगों का जो मोस्टली काम होता था शराब का, रात को ही करते थे सारे, जो शराब के भट्टे चलते थे तो रात को। तो उस फैमिली को मतलब सोने में काफी दिक्कत वगैरह होती थी। तो जो वो हस्बैंड था उस औरत का जो रहती थी वहाँ, तो उसने जो है FIR कर दी थी। तो वरदराजन को और उसके आदमियों को पता चला, तो फिर वो आज तक वो आदमी मिला नहीं कहाँ है। उसका आज भी मुंबई की क्राइम फाइल्स में गुमनाम, विलुप्त, गायब, कहाँ गया, उसमें नाम दर्ज है, कि मतलब वो मिसिंग में नाम दर्ज है। तो इससे उसका कद थोड़ा सा डॉन वाला भी बनने लगा ना, कि धीरे धीरे कि मतलब ये बाहुबल भी है, इससे बोलने लायक नहीं है। और स्थानीय जितने भी शराब बराब के डीलर थे, सबको उसने अपने मिला लिया। बोला कि काम करो, शराब मैं भी तुम्हें दूंगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो धीरे धीरे और जो भी उसके दुश्मन थे ना, धीरे धीरे करके खत्म करता चला जा रहा था भाई। उसका काम सिर्फ पैसे कमाने का मूड नहीं था, उसको बाहुबल भी स्थापित करना था। इसीलिए तो हाजी की नजर वरदराजन पे थी, क्योंकि हाजी पैसा बहुत कमा रहा था। और हाजी के पास स्मगलिंग के लिए सिर्फ शराब नहीं थी, हाजी के पास हीरे, मोती, ट्रांजिस्टर, गोल्ड, सब कुछ था।
तो हाजी पैसों से तो मानते हैं कि कद बड़ा था वरदराजन से, लेकिन वरदराजन के पास बाहुबल था और करीम लाला के पास तो बहुत ज्यादा बाहुबल था। तो हाजी की नजर पहले वर्दा पे पड़ी, क्योंकि दोनों तमिलनाडु के थे। तो हाजी को लगता था कि इससे मेरी जल्दी बन जाएगी और मैं इसके साथ अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। धीरे धीरे वरदराजन अपना काम को एक्सपेंड करने लगा और कोठे के काम पे भी उसका मतलब एंट्री हुई। डायरेक्ट तो कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। वरदराजन के जो क्लोज एडिट रहते थे, सबसे खास लोग, तो वो लोग कोठे वगैरह धीरे धीरे खोलना उन्होंने शुरू किए। देह व्यापार वगैरह, प्रोस्टिट्यूशन आप जिसे कहते हैं, उसको भी डायरेक्ट बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट उसकी इमेज को ठेस पहुंचाता। लेकिन हाँ, पुलिस से प्रोटेक्शन और कभी मना नहीं किया, क्योंकि पैसा बहुत था इस चीज में। तो मतलब उसका ये भी एक सबसे बड़ा धंधा था जिससे पैसा आता था। तो काफी ज्यादा कोठे उसने, मतलब उसके लोगों ने खुलवा रखे थे एक्चुअली में, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, और उसने कभी मना नहीं किया। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट उसका कोठे के धंधे में भी अच्छा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हाजी को दखल करना पड़ा, और वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ। तो बात कुछ वही 1956 की है। ये वरदराजन चोरी करने गया था एक एंटीना। उस टाइम पे एंटीना वगैरह बहुत महंगे हुआ करते थे। तो कस्टम्स का माल उतर रहा था पोर्ट पे, मतलब बंदरगाह पे। तो वहां पर ये एंटीना चोरी करने गया और कस्टम वालों ने इसे पकड़ लिया। तब तक इसने लेकिन एंटीना छुपा दिया था, और वो एंटीना जाना था उस टाइम के टेलीफोन मिनिस्टर के घर। अब बवाल मच गया है कि भाई अगर ये मिनिस्टर का है, भाई इज्जत पे पुलिस के दाव पे बात आ गई कि भाई, तो मतलब पुलिस इसको 3rd डिग्री देने वाली थी और पूरी तैयारी कर ली थी, और ये उगल नहीं रहा था। थोड़ा बहुत पहले इसे मारा तो ये उगल नहीं रहा था। तो पुलिस को बिल्कुल प्रेशर हो गया था कि इसको 3rd डिग्री दो, कैसे भी इससे वो एंटीना बरामद करो। लेकिन फिर इसको 3rd डिग्री नहीं दिया गया। ये आराम से जेल में बैठा था वहीं, मतलब पुलिस के जो थाने में जेल होता है, जैसे लॉकअप कहते हैं, तो वहां बैठा था। तो इसने देखा एक सफेद सूट बूट में, और 999 सिगरेट होती थी उस टाइम पे, बहुत प्रीमियम। तो एक सिगरेट लगा, एक आदमी चला रहा है बड़े टशन से। ना कोई पुलिस वाला उसे रोक रहा है, ना कोई ऑफिसर रोक रहा है। सीधे सीधे वो लॉकअप पे चला आया और सब सलाम करते चले जा रहे हैं। तो ये मतलब ऐसी ठाट बाट देख के ये बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कौन है। असल में वो हाजी मस्तान रहता है। तो वो अंदर आता है और बोलता है कि, मतलब तमिल में कुछ ऐसा बोलता है जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। मतलब तो वरदराजन को बड़ा अजीब लगता है कि ये तमिल बोल रहा है और मुझे इतनी इज्जत से बात कर रहा है, इतना सूट बूट पहन के आया है, इतना पावरफुल समझ में आ रहा है कि मतलब कोई भी अधिकारी इससे कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसको बड़ा अजीब लगता है। फिर हाजी उसे बताता है कि मैं ऐसा ऐसा मतलब काम धंधा करता हूँ, और तुम इनका एंटीना वापस कर दो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। और मैंने ही बोला था कि तुम एंटीना वापस कर दोगे, इसलिए अभी तक तुम्हें मारा पीटा नहीं गया है, नहीं तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। और विश्वास मानो, मेरे साथ रहोगे तुम तो अच्छा पैसा बनाओगे। बस ये काम छोड़ दो, एंटीना वापस कर दो और मेरे साथ हाथ मिला लो। तो वर्दा काफी देर तक सोचता है, लेकिन जो हाजी का बोलने का तरीका आप लोग जानते हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल था। जैसे मतलब कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा एक बार में। तो वरदराजन काफी सोचता है, सोच के फिर वो हाँ बोल देता है और पता बता देता है वो एंटीना कहाँ छिपा के रखा है। तो एंटीना मिल जाता है, तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। तो वर्दा निकलता है तो सबको लगता है कि बहुत चिड़चिड़ेपन से निकलेगा, आग लगा देगा, किसने इसकी मुखबरी की थी, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं करता है वो, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है कि उसकी हाजी से पार्टनरशिप हो गई है, और हाजी ने उससे बोल भी दिया था कि तुम मेरे पार्टनर बनो, मेरे लिए मत काम करो। तो इससे उसको बहुत इज्जत सा महसूस होती है कि भाई इतना बड़ा आदमी मुझे पार्टनर बना रहा है, मतलब साथ काम नहीं, पार्टनर बना रहा है। तो जब वर्दा मतलब लॉकअप से निकलता है तो बड़े धूमधाम से पार्टी करता है, बोलता है जश्न मनेगा, सबके लिए खाना बनाओ। तो सब लोग ये सब देख के काफी आश्चर्यचकित थे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन असल में एक तमिल गठबंधन, एक तमिल पार्टनरशिप हो चुकी थी दो तमिल डॉन्स के बीच। डॉन्स क्या मतलब, हाँ डॉन्स तो हो ही गए ना, जो इलीगल काम कर रहा हो, जिसका दबदबा हो तो उसे डॉन ही तो कहेंगे। तो एक्चुअली में एक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी थी। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ने मिलकर कैसे मुंबई में धूम मचाई। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।